आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। और जैसा कि आपको मालूम है कि बीटीएससी जेई के लिए आपकी क्लासेज जो लगातार चल रही है, और बता दें कि ये रिवीजन की क्लासेज है। इसमें नोट्स मेनली हम लोग डिस्कस करते हैं, और डिटेल क्लासेज भी आएगी, और डिटेल में आप रिवीजन खुद से भी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक से, अपने क्लास नोट्स थे उसके थ्रू भी। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और 1x 2x 4x जैसे भी देखना है, जितने भी स्पीड बढ़ा के देखना तो उसमें भी देखें, लेकिन एंड तक देखें और सारे लेक्चर्स को, सारे टॉपिक को समझे। जो आपके डाउट्स होंगे, जो आपके फीडबैक होंगे, वो भी आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में, वो है आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करें तो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी अहम रोल निभाता है कि ये चैप्टर और ये टॉपिक। ठीक है, और इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते क्या है, इसमें डील क्या है, किस चीज़ के बारे में मेनली कौन कौन से टॉपिक होंगे जिसको डिस्कस किया जाता है। तो इसमें देखिएगा कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग डील्स विद द वाटर सप्लाई, वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड पब्लिक हेल्थ। ये सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में देखा जाता है, इसको समझा जाता है। अगर मेनली हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, इस पढ़ने का उद्देश्य क्या है इस चैप्टर का, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रोटेक्ट करना है ह्यूमन हेल्थ को, मेंटेन करना है इन्वायरमेंटल जो क्वालिटी है इन्वायरमेंट का, उसको मेंटेन करके रखना है। थर्ड मोस्ट जो है आपका कि कंट्रोल करना है पॉल्यूशन को, और फोर्थ और लास्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव होगा हमारा, वो इस चैप्टर को पढ़ने का, इस लेक्चर को देखने का भी, कि वो सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज यूजेज के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका, और इसमें हम लोग वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से समझेंगे। ठीक है, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में मेनली पढ़ते क्या है, तो डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, और टाइप्स ऑफ, अगर वाटर डिमांड की पढ़े तो इसमें सबसे पहले तो आपका होता है डोमेस्टिक डिमांड। इसमें 135 से 225 तक आपका इसका रेंज रहने वाला है। एलपीसीडी, इंडिया इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करें तो 135 एलपीसीडी होता है, सीपीएच और डब्ल्यू। ठीक है, इंडस्ट्रियल अगर डिमांड की बात करें तो 20 to 25% ऑफ द टोटल डिमांड आपका इंडस्ट्रियल डिमांड होता है। ठीक है, इसलिए आप मेनली जितने भी इंडस्ट्री वगैरह देखे होंगे तो मोस्टली जो है रिवर साइड या वाटर का जो रिसोर्सेस है उसके आसपास में ही इंडस्ट्रीज वगैरह में इस्टेब्लिश किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बढ़े कॉमर्शियल डिमांड का, तो कॉमर्शियल डिमांड भी आपका 10 से 15% आपका रहता है। पब्लिक यूज की बात करें तो 5% के लगभग आप पब्लिक यूज करते हैं। ठीक है, और एक लास्ट जो डिमांड रहता है वो आपका रहता है फायर का डिमांड। ठीक है, तो ये कुछ डिमांड्स थे वाटर का जिसको हम लोगों ने यहाँ पास कवर किया। फायर डिमांड के लिए कुछ फार्मूलास भी हैं जो इसका यूज किया जाता है। उसमें जो पहला फार्मूला है वो उसको हम लोग क्यूचलिंग फार्मूला कहते हैं। क्यूचलिंग फार्मूला का अगर हम लोग देखें तो क्यू इजकल टू 3182। ठीक है, रूट अंडर पी अपॉन पी एल, ठीक है, अपॉन में MIN मिनट। ठीक है, ये आपका क्यूचलिंग फार्मूला है। वेस्टर्न फार्मूला की बात करें तो इसमें आपका क्यू का जो वैल्यू होगा वो होगा 5663 5663, और रूट अंडर पी होगा, फिर एल होगा, फिर अपन में मिनट होगा। सिर्फ ये वैल्यू जो है यहाँ पास क्यूचलिंग फार्मूला और वेस्टर्न फार्मूला में चेंज होगा। बाद बाकी जो रूट अंडर पी एल है और पर मिनट है वो आपका सेम ही रहेगा। ये फायर डिमांड के लिए फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान रखिएगा। पी की आपका क्या है, पॉपुलेशन इन 1000, पी आपका पॉपुलेशन दिखाएगा। ठीक है, सोर्सेस ऑफ वाटर की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं, इंडिया में भी या वर्ल्ड लेवल पे कहीं पास भी देख सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस हैं। इसमें हम लोग सरफेस सोर्सेस ऑफ वाटर को दो ग्रुप में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला जो आपका है वो है सरफेस वाटर, दूसरा आपका है ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में अगर देखें तो सरफेस वाटर में आपका कौन कौन सा आता है, तो वो आपका आता है रिवर रिवर लेक्स, पॉन्ड्स और रिजर्वेयर। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस हैं जहाँ से वाटर को डिमांड या उस सप्लाई को फुलफ़िल किया जाता है। दूसरी तरफ अगर देखिए ग्राउंड वाटर में, तो ग्राउंड वाटर में आपका एक्यूफायर्स है, वेल्स है, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज है, ये सब सोर्सेस हैं वाटर के। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस की अगर हम बात कर लें, वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है ये, तो वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, वाटर के जो वेस्टेज है उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस भी है, उसके लिए भी फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे।
तो इसमें होता है सबसे पहले तो स्क्रीनिंग होता है, वाटर का, पोल्यूटेड वाटर का स्क्रीनिंग होता है। उसके बाद आपका इसका सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद आपका कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होता है। उसके बाद आपका फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद डिसइंफेक्टेशन होता है, उसके बाद फिर स्टोरेज कर दिया जाता है, और स्टोरेज के बाद इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है सप्लाई के लिए। तो इस पूरे चेन को याद रखना है। सबसे पहला क्या होगा, स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका सेडिमेंटेशन होगा, उसके बाद कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन होगा, उसके बाद फिर आपका फिल्ट्रेशन होगा, और फिल्ट्रेशन के बाद आपका डिसइंफेक्टेशन होगा, उसके बाद फिर स्टोरेज होगा, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट चलने वाला है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट स्क्रीनिंग की बात करें, जो प्रोसेस स्टेप्स हैं उसमें स्क्रीनिंग की बात करें तो इसमें मेनली होता क्या है, रिमूव्स किया जाता है फ्लोट्स मटेरियल का। फ्लोटिंग जो मटेरियल्स है, सबसे पहले तो आया पानी वेस्टेज वाटर जो आया, उसमें जो फ्लोटिंग मटेरियल्स हैं उसको रिमूव किया जाएगा। जैसे प्लास्टिक्स का रैपर वगैरह है तो उसको पहले तो रिमूव कर लिया जाएगा। टाइप्स इसके लिए क्या होगा, तो कोर्स स्क्रीन्स का यूज किया जाएगा, जिसमें 5 से 10 सेंटीमीटर होगा। फाइन स्क्रीन जो होगा वो आपका 2.5 से 5 सेंटीमीटर का आपका रेंज रहने वाला है। ठीक है, कोर्स स्क्रीन और फाइन स्क्रीन का। दूसरा स्टेप्स हमने जाना था कि सेडिमेंटेशन होगा। तो सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि रिमूव करेगा जो सेटलेबल जो सॉलिड्स होगा, कुछ ऐसे वेस्टेज भी होंगे उसे वेस्ट वाटर में जो सेटल कर जाएगा, सॉलिड्स जो होगा वो सेटल कर जाएगा, तो उसको रिमूव करना होगा। उसके लिए जो टाइप्स यूज करते हैं वो है प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन विथ कोगुलेशन होता है, और ट्यूब सेटलर्स होता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं सेडिमेंटेशन के। ठीक है, सेटलिंग अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये इसके लिए स्टोक्स लॉ फॉर द स्मॉल पार्टिकल्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट में जो स्टेप है हमारा कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, जिसके बारे में ऊपर में हमने देखा। कोगुलेशन में होता क्या है, कोगुलेशन एलुम होता है यानी और फेरिक क्लोराइड होता है, पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है ये आपका कोगुलेंट्स हैं। ऑप्टिमम डोज की बात करें तो जार टेस्ट इसका होता है, जार टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन जो प्रोसेस है हमारा या स्टेप्स जो है वो है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में भी डिफरेंट मोड्स हैं। जैसे पहला होता है रैपिड सैंड फिल्टर, जिसको RSF कहते हैं। इसमें जो रेट होता है वो आपका 48 से लेकर के 120 मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर पर डे आपका ये रेट से रहता है RSF का, रैपिड स्टैंड फिल्टर का। इसमें अगर कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में आपका सैंड बेड होगा, अंडर द ड्रेन सिस्टम होगा। ठीक है, वॉशिंग की बात करें तो वैक वॉशिंग होता है RSF के लिए, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए आपका वॉशिंग का, बैक वॉशिंग का यूज किया जाता है। दूसरा जो आपका है वो है आपका SSF स्लो सैंड फिल्टर। पहले हमने रैपिड देखे, अब आपको दिखना है स्लो सैंड फिल्टर्स और SSF जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें जो रेट रहता है 2.5 से 5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है। ठीक है, फॉर्म्स की बात करें तो स्मोटेज होता है जो कि बायोलॉजिकल लेयर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। नेक्स्ट वन जो स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट में वाटर का ट्रीटमेंट के लिए, वो है आपका डिसइंफेक्टेशन। डिसइंफेक्टेशन में मेन एजेंट जो होगा वो आपका क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन होगा, क्लोरीन जो हार्डनेस को दूर भी करेगा, वाटर की हार्डनेस है उसको फिर और रिमूव करेगा। मेन एजेंट के रूप में क्लोरीन का यूज किया था। इसका डोज की बात करें तो 2 से 5 मिलीग्राम जो है पर लीटर में यूज कर लिया जाता है डिसइंफेक्टेशन के लिए। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन होता है, और रेसिड्यूल जो क्लोरीन होता है आफ्टर 30 मिनट्स वो आपका रहता है 0.0 mg पर लीटर मिनट में। ठीक है, ये आपका डिसइंफेक्टेशन का प्रोसेस हो गया। अब बेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्ट समझेंगे, कैरेक्टरिस्ट ऑफ ए सीवेज। ठीक है, इसमें फिजिकल की बात करें तो कलर क्या है, तो ग्रे है, ब्लैक है, ओडोर है, टर्बोडिटी है। टेम्परेचर आपका रहने वाला है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका इसका टेम्परेचर रहने वाला है। केमिकल्स की बात करें तो केमिकल्स में इसमें देखा जाए, केमिकल प्रॉपर्टी में देखा जाए तो pH वैल्यू जो होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, वो आपका 6.5 से लेकर के 8 रहने वाला है। BOD की बात करें तो वो आपका रहने वाला है 200 से 300 mg पर लीटर। ठीक है, COD की बात करें तो वो आपका रहेगा 500 से 700 mg पर लीटर। ये आपका केमिकल्स प्रॉपर्टी हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें तो वो इसमें आपका पैथोजेम्स हो गया, माइक्रोब्स वगैरह,
उसमें रहेंगे जो उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। सीवर सिस्टम की बात करें तो सीवर सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम है, जैसे सेपरेट सिस्टम जो कि मोस्ट कॉमन सिस्टम भी है, और कई बार ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आपको देखने को भी मिला होगा कि मोस्ट कॉमन सिस्टम आपका सीवर सिस्टम कौन सा है, तो वो सेपरेट सिस्टम होगा। दूसरा है कंबाइंड सिस्टम और तीसरा आपका पार्शियली सेपरेट। ठीक है, ये 3 सीवर सिस्टम्स आपका है। सीवर शेप्स की बात करें तो सीवर शेप्स में जो सर्कुलर जो होता है मोस्ट यूज यही होता है। आप कहीं पास भी अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास आप जाइएगा ना, तो मोस्टली यही सर्कुलर वगैरह का यूज किया जाता है। रिसेंट में हमने जो एनटीपीसी पावर प्लांट में भी विजिट किया था, तो उसमें भी इस चीज़ को हमने फील किया, देखा भी वहाँ पास, और अगर आप लोग का डिमांड होगा तो उसका भी वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, एक शेप्ड फिर होता है फॉर कंबाइंड सिस्टम के लिए, एक शेप्ड भी आपका और सीवर का जो शेप्स होता है वो होता है। सीवर मटेरियल्स की बात करें तो सीवर मटेरियल्स कैसे होगा, कौन कौन सा होगा, तो आरसीसी होगा, स्टोन वेयर होगा, पीवीसी होगा और कास्ट आयरन्स होगा। ये कुछ मटेरियल्स हैं जिससे सीवर को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात करें, एसटीपी जिसको हम लोग कहते हैं, इसके लिए फ्लो चार्ट समझिएगा। फ्लो चार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरा जो है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट में रखा है। ठीक है, इस समझने के लिए एक चैन क्रिएट जो होता है, उस चैन के थ्रू आप पूरा डिस्कशन डिटेल में इसका समझ सकते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, स्क्रीनिंग का। दूसरा है कि ग्रिड चैम्बर जाएगा, ग्रिड चैम्बर से फिर आपका है प्राइमरली जो सेटलिंग हो सकता है वो हो जाए, वो यहाँ पास होगा। उसके बाद फिर बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है एएसएपी या ट्रिकलिंग फिल्टर वगैरह, वो इसमें आपका होगा। उसके बाद सेकेंडरी जो आपका सेटलिंग होगा, फिर आपका स्लज होगा, फिर आपका डिस्पोजल होगा। ठीक है, तो ये सीवेज का जो ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी होता है उसका फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू हम लोग इसको समझेंगे। प्राइमरली अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो रिमूव्स करेगा 60% एसेस को। ठीक है, फिर आपका रिमूव करेगा 30 से 35% बीओडी को, 30 से 35% बीओडी को रिमूव कर देगा, ये प्राइमरली ट्रीटमेंट में ही। नेक्स्ट में इसका जो स्टेप है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो इसमें आपका क्या है, ये एक्टिवेट करेगा स्लज प्रोसेस को, एएसपी जो होता है, जिसमें आपका एमएलएसएस का जो रेंज होता है वो 2000 से लेकर के 4000 का एमजी पर लीटर होता है। 2000 टू 4000 एमजी पर लीटर होता है आपका। एफएम रेशियो की बात करें, एफ पर एम, ठीक है, वो आपका 0.2 से 0.5 रह सकता है। बीओडी रिमूवल की बात करें तो वो आपका 85 से 95% आपका बीओडी रिमूवल आपका रहने वाला है। ट्रिकलिंग फिल्टर की बात करें तो ट्रिकलिंग फिल्टर में आपका रॉक, स्टोन, मीडिया होगा, लो रेट एंड हाई रेट फिल्टर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका स्लज ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें 3 है, एनारोबिक डाइजेशन, प्रोड्यूसेस बायोगैस, रिड्यूस पैथोजेंस लेवल्स। ठीक है, ये स्लज ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट वन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अभी तक हम लोग वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट को समझे, वाटर के ट्रीटमेंट को देखा, सीवर के मैनेजमेंट का देखा, सीवर के बारे में भी देखा, सीवेज के बारे में देखा। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ जो सॉलिड वेस्ट क्या कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहला बायोडिग्रेडेबल, वैसे मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल्स है। दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल्स, तीसरा हजार्ड्स, चौथा आपका बायोमेडिकल्स और पांचवा आपका ई वेस्ट। ठीक है, ये कुछ सॉलिड वेस्टेज है। ठीक है, अब ये वेस्टेज को पढ़ेंगे तो इसके ट्रीटमेंट को भी पढ़ेंगे, इसका प्रोसेस को भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो नेक्स्ट वन स्टेप्स होता है हमारा। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वो होगा जो इजली आपका वंट हो जाएगा या इजली डिकम्पोज हो सकता है, तो वो मटेरियल्स बायोडिग्रेडेबल है। उसका जस्ट अपोजिट आपका डिबायोडिग्रेडेबल भी होगा। ठीक है, और इसमें कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम्युनिटी बिन्स होता है, और डोर टू डोर जो कलेक्शन होता है, जो आपका निगम जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है आपका, अब तो विलेज में भी ये प्रोसेस आ चुका है कि आपका डोर टू डोर कलेक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका प्रोसेसिंग क्या है, कंपोस्टिंग करना उसमें, एरोबिक, एनारोबिक और बर्मी कंपोस्टिंग, ये डिफरेंट कंपोस्टिंग के प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे। एरोबिक होगा, एनारोबिक होगा, बर्मी कंपोस्टिंग होगा। इंसिनरेशन की बात करें तो इसमें आपका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट होगा, रिड्यूस वॉल्यूम करेगा 90% के लगभग। ठीक है, इंसिनरेशन का। नेक्स्ट वन डिस्पोजल की बात करें तो डिस्पोजल में आपका सैनिटरी जो लैंडफिल्स होगा, उसमें आपका वाटर लीनर, लिक्विड कलेक्शन होगा, गैस वेंटिंग होगा, कवर लेयर होगा, ये आपका डिस्पोजल से सैनिटरी लैंडफिल्स के लिए होगा। ठीक है, एयर पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन आपका है
टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, एयर पॉल्यूशन क्या है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जो वेस्टेज है, खास करके इंडस्ट्रीज का, आपके व्हीकल्स वगैरह का, वो आपका एयर पॉल्यूशन फैला रहे। अब इसमें एयर पॉल्यूटेंट में भी सबसे अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा जाए, जिसके कारण से खास करके जो O3 सॉरी ओजोन लेयर जो है, उसमें जो डिप्लीटेशन जो देखने को मिल पा रहा है, उसके मेनली मेजरली जो रीजन क्या है, तो उसके पीछे मेजरली जो रीजन है ये कुछ पॉल्यूटेंट्स just like CO2, SO2, NOx, ओजोन एंड PM2.5 एंड PM10, ये कुछ मोस्ट जो टॉप्स जो गैसेज हैं जो खास करके जो डिप्लीट करवा रहे हैं ओजोन लेयर के लिए, ये कुछ पॉल्यूटेंट हैं जो एयर पॉल्यूशन में मोस्टली रोल निभा रहे हैं। ठीक है, प्राइमरली एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी होंगे आपका जो एयर पॉल्यूशन के लिए पॉल्यूटेंट का काम करेगा। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस क्या होगा? साइक्लोन सेपरेटर, बैग फिल्टर, वेट स्क्रबर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब रिसेंट के दिनों में या अभी यार आप खास करके विंटर के सीजन में आप देखते होंगे कि दिल्ली जैसे जो सिटी है उसमें इसका एयर पॉल्यूशन का मोस्टली जो चीज़ देखने को मिलती है। तो जहाँ पास डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लगाती है इसको कम करने के लिए। साइक्लोन सेपरेटर, बैक फिल्टर है, वेट स्क्रबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर भी होता है, ESP जिसको शॉर्ट में कहते हैं, वो इस ढंग के कंट्रोल करने के लिए डिवाइसेस होते हैं। नॉइज पॉल्यूशन की बात करें तो मेनली ये मेजर किया जाता है डेसिबल में, डीबी है ना, डीबी नॉइज का ये यूनिट्स भी है डीबी। परमिसिबल जो लिमिट्स होता है इंडस्ट्री के लिए जो होता है वो आपका होता है 75 डेसिबल। ठीक है, अब इसमें भी हमने अभी रिसेंट में जो NTPC पावर प्लांट विजिट किया था तो वहाँ पास आप बड़े बड़े टर्बाइंस चलते हैं, बड़े बड़े जनरेटर जो चलते हैं, तो जनरेटर का काफ़ी साउंड होता है। अब लेकिन इंडस्ट्री का एक लिमिट है, इंडस्ट्री 75 डेसिबल तक ही 75 dB तक ही यहाँ पास ये कर सकता है और उसका पॉल्यूशन पहला साउंड जो है रीच कर सकता है इतना ही तक। अब इसके बावजूद भी क्योंकि जनरेटर तो बड़े बड़े जनरेटर होंगे वो और ज़्यादा इसके लिए क्या होता है उसके ऊपर में एक लेयर किया जाता है, फोम का एक लेयर चढ़ाया जाता है। इसका हमने कंप्लीट वीडियो भी बनाया है, आप लोग का डिमांड होगा तो वो भी प्रोवाइड हम करवा देंगे, आपको कर देंगे। ठीक है, रेसिडेंशियल में आपका 55 डेसिबल तक चलेगा। साइलेंट जोन की बात करें तो उसमें आपका 50 डेसिबल तक चलेगा। ठीक है, वुमन का क्या है, वुमन 20 डेसिबल तक, आपका 20 डेसिबल से यहाँ तक प्लेजेंट लगेगा, 20 डेसिबल से उससे। ठीक है, ठीक है, उससे नीचे वाले जो है वो सुपरसोनिक साउंड होंगे जिसको सुनना हम लोग के लिए तो संभव नहीं, खास करके बैट वगैरह है वो सारे सुन लेंगे। ठीक है, डॉग्स वगैरह भी उसको सुन पाता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है, जो लास्ट टॉपिक भी होगा, सेकंड लास्ट टॉपिक, उसके बाद तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में भी देखेंगे। और ऐसा आप खुद से भी ज़रूर इस चैप्टर को जब रिवीजन करिएगा तो आप खुद से भी जरूर इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो फॉर्मूला है उसको खास करके जरूर रिवाइज करिएगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA को देखेंगे। स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले तो स्टेप स्क्रीनिंग का होगा। ये आपको ये फ्लो चार्ट जो हम दे रहे हैं ना वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा इजली रिवीजन करने के लिए खास करके। ठीक है, स्क्रीनिंग, उसके बाद आपका स्कॉपिंग होगा, स्कॉपिंग के बाद आपका बेसलाइन डाटा होता है, बेसलाइन डाटा के बाद इम्पैक्ट प्रिडिक्शन होगा, उसके बाद आपका मिटिगेशन होगा, फिर आपका पब्लिक हियरिंग होगा, फिर आपका मॉनिटरिंग होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो होता है EIA होता है उसको कंप्लीट किया जाता है। पहला स्टेप क्या है? स्क्रीनिंग है, दूसरा आपका स्कॉपिंग है, फिर आपका बेसलाइन डाटा है, फिर आपका इम्पैक्ट प्रिडिक्शन होगा, फिर आपका मिटिगेशन होगा, फिर आपका पब्लिक हियरिंग होगा, फिर मॉनिटरिंग होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसके थ्रू हम लोग कर लेते हैं। आइए कुछ फॉर्मूला को देख लेते हैं। BOD का ये जो फॉर्मूला यूज किया जाता है ये यहाँ पास कुछ अलग तरीके से दिख रहा है जिसके कारण से इसको डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, जो खास करके कुछ चीज़ें जो है FM रेशियो जैसे है तो उसमें आप लोग देख लीजिए, ये समझ लीजिए कि जो BOD होगा वो, ठीक है, इसका आपका ये होगा फूड होगा, फूड अपॉन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इनटू वॉल्यूम होगा। ठीक है, माइक्रो, हाँ, इस तरीके से आपका BOD ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू वॉल्यूम होगा। इस तरीके से आप देख लीजिएगा। बियर लोडिंग है यहाँ पर, तो ये टाइपिस्ट की थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन आप इस तरीके से आप ये जो इंपॉर्टेंट है इसको आप खुद से भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आज का ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा और आप अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का ये लेक्चर और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं या GK GS का जो पार्ट है उसका भी आप लोग चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन से हम लोग कोशिश हमारी वो भी होगी और लगभग
बीटीएससी जेई के लिए जो भी टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लगभग हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और इन तक करेंगे। वैकेंसी की भी डिमांड लगातार कर रहे हैं, डिफरेंट जो भी चीज़ें हो सकती है करना होगा करेंगे भी। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद आप लोग को आज के इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। धन्यवाद आप लोग का।